नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और हम बात करेंगे देश के अंदर मचे सियासी हलचल की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम इसलिए हैं संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम करेंगे और इसी के साथ जो वैश्विक परिस्थितियों में भारत का डंका बज रहा है उस पर लगातार कवरेज आप यहां से देखेंगे। लेकिन अब बात उस सियासी हड़कंप की जो महाराष्ट्र की वजह से कांग्रेस पार्टी में मची हुई है। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी क्या छोड़ा है, बड़ी खबर ये, जिसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर भी आ रही है कि 10 से 12 विधायक कांग्रेस पार्टी के उनके संपर्क में है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र से लगातार, इससे पहले अगर आप देखें तो 14 जनवरी को सबसे पहले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी को वहां महाराष्ट्र में छोड़ दिया था। फिर 8 फरवरी को बाबा सिद्दीकी ने छोड़ दिया और वो दूसरी तरफ चले गए। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक इंडिया गठबंधन जिसमें साथी थे जो इंडिया में की बैठकों में गठबंधन के शामिल होते थे, वो सभी नेता अगर महाराष्ट्र में एक एक करके अलग होते हुए दिखाई दे रहे। देखिए, अगर बड़ी तस्वीर को आप देखेंगे तो चाहे बिहार जहां पर नीतीश कुमार एनडीए के पाले में चल गए और आज अपनी सरकार को बचाने में वो कामयाब रहे, तो दूसरी तरफ आप देखिए परिस्थितियां जो महाराष्ट्र में बनी है, जिसमें बड़ी खबर के साथ हमने बुलेटिन की शुरुआत की है। हमने आपको बताया कि कैसे अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि राज्यसभा से उन्हें टिकट देकर संसद में पहुंचा सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखिए, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो अशोक चव्हाण पर आक्रामक है। अशोक चव्हाण के पूरे किरदार को समझिए। एक वक्त पर मुख्यमंत्री भी बने वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के। लेकिन संजय निरुपम उन्हीं की पार्टी के नेता किस नेता की तरफ इशारा कर रहे हैं? संजय निरुपम ने यह कहा है कि अशोक चव्हाण कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के यहां पर बड़े नेता के कार्यशैली से नाराज थे। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को बताया भी था कि इस परिस्थितियों को ठीक कीजिए, लेकिन बावजूद इसके जब उनकी बात नहीं सुनी गई तब जाकर अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है। उनको मौका परस्त कहकर उन पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे बचाएगी अपने कुनबे को? भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राहुल गांधी शुरुआत करते हैं और आपने देखा एक के बाद एक कैसे कई लोग वहां से निकलते चले गए, जिसमें मिलिंद देवड़ा भी चले गए, बाबा सिद्दीकी, बहुत सारे नेता निकले। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करें। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कई विभागों के मंत्री भी रहे, अभी कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे, लेकिन अब कांग्रेस भी छोड़ दी और विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया। अटकलें लगाई जा रही है कि अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेजेगी, लेकिन अशोक चव्हाण कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं किया। उधर बीजेपी कह रही है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। अशोक चव्हाण के जाने से कांग्रेस में हड़कंप है। पार्टी कह रही है बीजेपी नेताओं को ईडी का डर दिखा रही है, तो बीजेपी कहती है कांग्रेस के नेता अंदरूनी कलह से परेशान हैं। हो सकता है कुछ सेंट्रल एजेंसियों का उनके पीछे कुछ ये लगाया होगा, इंक्वायरी लगाई होगी, ऐसी भी चर्चा थी। तो ना उन्होंने कभी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चर्चा की, ना कभी नाराजगी व्यक्त की।
कांग्रेस पार्टी में बहुत अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं और वो झगड़े निपटाने के लिए कोई नेता नहीं है। और उनका नेता जो है, उनका नेता राहुल गांधी जो है, वो ओबीसी को गाली देते हैं। तो ओबीसी समाज को गाली देने वाले राहुल गांधी के साथ कौन रहेगा? कोई नहीं रह सकता है, इसीलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। संजय निरुपम ने कांग्रेस के एक नेता की कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक्स पर लिखा, अशोक चव्हाण यकीनन पार्टी के लिए एसेट थे, कोई उन्हें लायबिलिटी कह रहा है, कोई ईडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, ये सब जल्दबाजी में दिया हुआ रिएक्शन है। वे बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र के एक नेता की कार्यशैली से बहुत परेशान थे। इसकी जानकारी उन्होंने समय समय पर शीर्ष नेतृत्व को भी दिया था। अगर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। खबर तो धक्कादायक है, चर्चाएं बहुत हो रही थी, लेकिन ऐसे कुछ निर्णय लेंगे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया है। उनकी क्या बाध्यता थी, उन पे क्या दबाव था, उनको क्यों ये निर्णय लेना पड़ा, इसके बारे में खुद ही वो बताएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस को पिछले कुछ दिनों में 3 बड़े झटके लगे हैं। पहले मिलिंद देवड़ा गए और शिंदे गुट का हाथ थामा। फिर बांद्रा के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया, सत्तारूढ़ एनसीपी यानी अजित पवार के गुट में शामिल हो गए। और अब अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दिया। महाविकास अघाड़ी के दूसरे सहयोगियों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को कौन सा तूफान हिला रहा है। काही वर्षांपूर्वी भाजपचा नारा काय होता? काँग्रेस मुक्त भारत, बरोबर ना? आता एवढे सगळे काँग्रेसवाले घेत आहेत की काँग्रेस व्याप्त भाजपा, असं आता त्यांची परिस्थिती झालेली है। अशोक चौहान जैसा मेरा भी नाम ला रहे क्या तुम? अरे मैं तो, मेरे ऊपर तो 3 साल पहले कोशिश हुई थी कि ये एफिडेविट के ऊपर साइन करो, तुम्हारे ऊपर ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, इधर हमारे साथ मंत्री बन जाओ। 3 साल मैंने बोला कि अनिल देशमुख जिंदगी के बार जेल में जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी समझौता नहीं करेगा। बहरहाल, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा और अशोक चव्हाण जैसे कद्दावर नेताओं के इस्तीफे कहीं इस बात के संकेत तो नहीं कि पार्टी में बड़ी टूट तय है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। अतुल पाटिल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता अजित पवार गुट एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे साहब हमारे साथ उद्धव ठाकरे गुट के जुड़ रहे हैं और प्रोफेसर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आते हुए, ये जो आप लोगों का ऑपरेशन पोचिंग चल रहा है, ये कहां पर रुकेगा और कहां पर जारी रहेगा, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यही कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए आप लोग उनके लिए रास्ता बना रहे हैं, इसीलिए अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में भी दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेता आप लोगों के संपर्क में हैं। एक एक करके बिछड़े सभी बारी बारी, तो गले लगाने वाले तो आप ही है ना सामने। देखिए, जो आपने बिछड़े सभी बारी बारी कहा, उसके लिए मैं पहले कहना चाहता हूं कि जो इंडिया गठबंधन जो चलाया गया था, उसके ऊपर इस गाने की आखिरी छंद की पूरी पंक्ति सही लागू होती है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा ये खेल आज से जारी थोड़ी है। जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है वो टूटी है। मैंने एक नहीं कई बार आपके कार्यक्रम में भी बोला है। बताइए, अच्छा महाराष्ट्र में बैठे हैं, पवार साहब तो 1998 में अलग हुए थे, तब तो कोई मोदी जी, अमित शाह जी नहीं थे। ममता बनर्जी कांग्रेस से ही अलग हुई थी, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से ही अलग हुए थे। इवन आप 77 में चले जाएं तो चाहे देवराज अरस हो, जगजीवन राम हो, जब ये सत्ता से बाहर हुए, 67 में ये कुछ राज्यों में बाहर हुए थे, तो निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी, चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी। भाई, पिछले 60 साल से ये खेल जारी है। कारण यह है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का एक परिवार का वर्चस्व है, उस कारण से कांग्रेस के अंदर रहना किसी के लिए बहुत लंबे समय तक संभव नहीं हो पाता है, और जब जब सत्ता छूटती तब तक कांग्रेस टूटती है। अब अच्छा ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि हम दबाव बना रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी के ऊपर कौन सा केस था? या अगर ये माना जाए अभी इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा है चौधरी जयंत सिंह जी ने, इनके ऊपर कौन सा केस था? केस से मतलब नहीं है, सारा केस अंदर है। और आप देखिए, इस समय अबू धाबी के मंदिर के बाहर खड़ी हैं अंजना जी। मुझे याद आता है कि
श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी तो इनमें से बहुत से लोग बोलते थे उसका मुहूर्त सही नहीं है। मैं अतुल जी से कहूंगा कि जरा राहुल गांधी से पता करवा लीजिए ये कौन से मुहूर्त में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की। कि उस जमाने में याद है एक डायलॉग बोला जाता था, कब तक छुपोगे चौपाटी में, गुवाहाटी में आना पड़ेगा तो चौपाटी में। जनाब वो गुवाहाटी में शुरू किए तो देवड़ा जी अलग हो गए, और तब तो उसके बाद बाबा सिद्दीकी अलग हो गए, अब अशोक चौहान अलग हो रहे हैं। चौपाटी में तो सब कुछ चौपट होता चला जा रहा है। बंगाल में जाते हैं दीदी अलग हो जाती है, बिहार में जाते हैं सरकार पलट जाती है, मायावती जी एकदम अलग हो जाती है, और इकलौता धर्माचार्य जो कांग्रेस के साथ इकलौता आचार्य प्रमोद कृष्ण ले दे के ढूंढे भटके ढके छुपे एक बचा था, उसको भी निकाल बाहर कर दिया केवल इतनी सी बात पे कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर में न जाना गलत था। तो मुझे लगता है कि इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। जो मैं कहूंगा यात्रा पे चल रहे हैं तो कबीर दास की वो पंक्ति को याद रखें कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आप ना मुझसा बुरा न कोई। मुझे लगता है इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह उक्ति चरितार्थ हो। ठीक है, अतुल लौंडे पाटिल साहब, आप तो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, आपने भी अशोक चव्हाण के साथ काम किया होगा। आज जब उन्होंने पार्टी को छोड़ने का निर्णय ले लिया तो सबको 100 खामियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संजय निरुपम का ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा। संजय निरुपम लिखते हैं, अशोक चव्हाण यकीनन पार्टी के लिए एक एसेट थे, कोई उन्हें लायबिलिटी कह रहा है, कोई ईडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये सब जल्दबाजी में दिया हुआ रिएक्शन है। ये बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र के एक नेता की कार्यशैली से बहुत परेशान थे, इसकी जानकारी उन्होंने समय समय पर शीर्ष नेतृत्व को दिया था। ये संजय निरुपम लिख रहे हैं, जो कि अभी भी आपकी पार्टी में है, और अगर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। आपको भी सुनना चाहेंगे आज अतुल लौंडे पाटिल साहब, आप भी बताइए कि क्या जो नेता छोड़ेंगे सबको बुरा कह के आप लोग हाथ धो लेंगे, या फिर सोचेंगे कि ये नेता क्यों छोड़ रहे हैं? अतुल जी। अंजना जी, एक गाना मैं भी सुधांशु जी को सुना देता हूँ। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, सर पे बिठाती है उठा के फेंकती है। तो एक बात आप समझ लीजिए, अशोक चव्हाण जी के बारे में किसी ने बुरा नहीं कहा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, किसी ने बुरा नहीं कहा। मेरा ट्वीट भी आप देख लीजिएगा मराठी में, लेकिन देख लीजिएगा। हमने ये देखा है इसमें इसके पहले पॉलिटिकल डिफेक्शन हुए, पॉलिटिकल पार्टियां छोड़कर गई, लेकिन किसी पर जांच एजेंसियां डालकर किसी को बर्बाद करना, किसी के फैमिली के ऊपर जांच एजेंसी का इस्तेमाल करना, ये इस देश के लोकतंत्र का इतिहास नहीं रहा है। मैं ये भी इतिहास बता दूं, इस देश के इनके सबसे बड़े नेता जिनको भारत रत्न दिया है, अडवाणी जी ने कहा था कि इस देश की अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि होगी तो गरीबी से हम बाहर निकले, हम लोग अणुशक्ति भी बने, और सबसे बड़ी 70 साल की अगर कोई हमारी उपलब्धि होगी तो हमारी उपलब्धि यह है कि हमने इस देश में लोकतंत्र मजबूत बनाया है, और आज दुनिया में हमने अपना नाम बनाया है, जिसे झुटलाने का काम हर बार मोदी जी ने कहा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, इस देश में 50 साल में कुछ नहीं हुआ, अगर ऐसा कोई कहता है तो इस देश के पुरुषार्थ का अपमान करने जैसा होगा। ये संसद में कहा है उन्होंने। ये सारी अपने दो नेता जिन्हें वो गुरु मानते हैं, खुद को विश्व गुरु मानते हैं, इस चीज को उन्होंने नकारा है। अब बात आप जो बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाती है, मैं सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। 27 जुलाई को उन्होंने आरोप किया था अजीत पवार जी पर भोपाल से, और उसमें आरोप क्या किया था कि 70,000 करोड़ का उन्होंने सिंचाई घोटाला किया है, 25,000 करोड़ का उन्होंने सहकारिता बैंक में, राज्य सहकारिता बैंक में घोटाला किया है। ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मेरे ताप के इर्द गिर्द कोई भ्रष्टाचारी रह नहीं सकता। ये कहने के बाद 2 अगस्त को 5 दिन के बाद उन्होंने अजीत पवार जी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। इतना ही नहीं तो बोनस में उनको उप मुख्यमंत्री पद देकर वित्त मंत्रालय भी दे दिया। ये ऐसे हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर नारायण राणे तक आरोप इन्होंने किए थे, जांच एजेंसियां इन्होंने लगाई थी, इस्तेमाल इन्होंने किया था, और यही पार्टी में लेके जाकर उनको बड़े बड़े पद दिलाए। तो ये बात जो है वो तथ्यों के साथ सामने रखी है। अभी पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया था, पार्लियामेंट में भाषण देते समय यही आदर्श के बात को लेकर उन्होंने अशोक चव्हाण जी को इनडायरेक्टली टारगेट किया था। और आज अशोक चव्हाण जी जो है वो इस्तीफा देकर जाते हैं। हम सुन रहे 15 फरवरी को अमित शाह जी महाराष्ट्र में आ रहे, और महाराष्ट्र में आकर उनको शामिल करा रहे पार्टी में। तो ये जो आरोप है उसके पीछे तथ्य है, तथ्य के साथ बात कर रहे हैं हम। उनको तकलीफ दी जा रही थी। कल पार्टी में कोर कमेटी की मीटिंग थी, मैं भी मेंबर हूं, मैं बैठा था वहां पर। कितने टेंशन में थे वो, और आज भी जब बाइट दे रहे थे अंजना जी, देखिए जिस इंसान ने ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी में रहे, उस विचारधारा के है वो, इनके हाथ जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन खबरें तो ऐसी चल रही है। राज्यसभा का पेपर भी जुड़ाना चल रहा है, लेकिन जो इंसान ईमानदारी से
पीढ़ियों से कांग्रेस में रहे, स्वाधीनता संग्राम से लेकर, और आज वो जब बाइट दे रहे थे तो उनके सर पर, चेहरे पर दिख रहा था, एक पीड़ा दिख रही थी, एक तकलीफ दिख रही थी, और किस तरह से सत्ता का इस्तेमाल कर लोगों को बहला फुसला कर, लोगों को तकलीफ देकर अपने पार्टी में, दल में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है उस इंसान द्वारा जो 400 का तमाता भरता है, 400 का दम भरता है पार्लियामेंट में, लेकिन आए दिन केवल महाराष्ट्र नहीं, हर राज्य में पार्टियों को तोड़कर या तो पार्टी खत्म करने की कोशिश करता है इस्तेमाल कर, या तो नेताओं को अपने पास लाने की कोशिश करता है। इसी में पता चलता है कि इन्हें भरोसा नहीं है, इन्हें पता है सच्चाई कि इस देश की जनता बेताशा महंगाई, बेताशा बेरोजगारी, बेताशा देश पे बढ़ता हुआ कर्ज, डॉलर के तुलना में 1 रुपया करने वाले थे 58 से 83 पे पहुंचा दिया, कच्चा तेल सस्ता होने के बाद 33 लाख करोड़ का कर्जा लोगों के जेब से वसूल कर लिया। ये सारी बातों से डरकर ये लोग जो है इस देश के लोकतंत्र को खत्म करें। और सबसे आखिरी उदाहरण मैं आपको देकर बात बताऊंगा सुधांशु जी, आप आपको बधाई दूंगा मैं। अतुल जी, आपने अपना जवाब दे दिया है, आपने अपना जवाब दे दिया है, दर्शकों ने आपकी बात भी सुन ली है। क्योंकि आज मैं भी अबू धाबी में मंदिर के सामने हूँ, ये हिंदू मंदिर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक बस निवेदन था आपसे कि प्रधानमंत्री को लेकर जब आप तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं कि ये करता है वो करता है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर राहुल गांधी के लिए कोई तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करे। अगर सुधांशु जी करेंगे मैं उनको भी टोकूंगी, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको भी टोकूंगी। बहरहाल एक बार जरा दिखा देते हैं नजारा। ये अबू धाबी में पूरा मंदिर आप देख रहे हैं, ये वो हिंदू मंदिर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कतर से अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा ही होगा, आज ही 7 जो नेवी के अफसर थे उन्हें रिहा किया गया है। कुल 8 को रिहा किया गया, उनमें से 7 भारत लौट गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर वैश्विक डंका जो भारत का बज रहा है उसी की एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है। मुस्लिम देश जहाँ पर लोग पहले अपने भगवान की मूर्ति लेकर आने में डरते थे, या फिर अगर हाथ पर आप कलावा बांधे तो दफ्तर में आपको कहा जाता था ये अनप्रोफेशनल है, इसकी इजाजत नहीं है, वहां से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और यहाँ पर जो हिज होलीनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री अच्छी है। ये पूरी जगह 27 एकड़ की इस मंदिर के लिए दी गई है, जिसमें ये सिर्फ मंदिर का 13.5 एकड़ में भव्य नजारा बना है, जिसमें आप बलुआ वही नागर शिल्प में आप देख रहे हैं ये मंदिर जो राम मंदिर अयोध्या में इस्तेमाल किया गया है। और एक खूबसूरत नजारा जल्दी से आपको दिखा देते हैं। इधर से देखिए, ये गंगा यमुना दोनों तरफ यहाँ पर पावन नदियां जो भारत की है वो, और नीचे आगे जो काली वाली जगह पे आप पत्थर पे देख रहे हैं तो तीनों है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, बीचों बीच सरस्वती जी है। इधर दाईं तरफ गंगा जी देख रहे हैं आप, इधर घंटियां लगाई गई हैं, गौमुख है दोनों तरफ, और एक भव्य नजारा। आप मतलब कौन सोच सकता है कि शेखों के शहर में यूं शंख बजते हुए हम देखेंगे। और ये नजारा अद्भुत है जो आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। चूंकि हल्ला बोल आप लोग देख रहे हैं तो हमने सोचा हमारी यहाँ पर मौजूदगी है आज, तो ये मंदिर का नजारा आपको दिखा दें। बहुत भव्य है, इसमें 7 शिखर हैं। ये जो दाई इस तरफ आप देख रहे हैं ये भगवान शिव का है, शिव पुराण यहाँ पर है। अभी शिव जी का ये वाला मंदिर है, 7 अलग अलग देवी देवता हैं जिनको बनाया गया है। ये वाला शिव जी का मंदिर है जिसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय सभी उसमें हैं। तो दूसरी तरफ जो शिखर है उसमें आप देख रहे हैं भगवान राम, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी हैं, और उस पर रामायण को पूरा चरितार्थ किया गया है। और यहाँ पर 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और उसी के साथ इस तरफ रामायण की पूरी जो कलाकृतियां हैं, नागर शिल्प में भव्य ये मंदिर बनाया गया है। तो इस गहमा गहमी के बहस के बीच में हमने सोचा कि आपको, चूंकि अबू धाबी में हम हैं, तो मंदिर का भी नजारा दिखा दें। नवल किशोर जी, आपके पास आते हुए, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि आपने भी पूरी साजिश रची थी, उनके विधायकों को ऐसा हाल हो गया कि विधायक उनके इनकम्युनिकेडो हो गए। बताया जा रहा है कि आरजेडी की साजिश थी, लेकिन बावजूद इसके एनडीए की जीत हो गई। आज सवाल ये है कि एक बहुत बड़े तादाद में, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे यहाँ पर हम इससे पहले हमने देखा है मिलिंद देवड़ा हो, अन्य नेता हो, अगर एनडीए की तरफ जा रहे हैं, इसका संदेश क्या है? वो कौन सा संदेश है जो आप लोग शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं? देखिए अंजना जी, हमने पहले भी बोला था या पब्लिक फोरम पे बोला था कि नीतीश जी को बताना चाहिए कि जो अंजना जी को शो करना पड़ रहा है कि नीतीश जी छोड़ के जा रहे हैं, उसका कारण बता दीजिए। उन्होंने कारण बताने के बजाय 24 घंटा के अंदर पाला बदलना उचित समझा। ये बात तो हम उस समय से ही कर रहे हैं। देखिए, हमारे लिए सरकार में रहना और नहीं रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सदन में बहुमत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार का लोकमत। बिहार के लोकमत में आज चर्चा का विषय क्या है कि 17 साल में जो काम नहीं हुए वो 17 महीने में हुए, ये चर्चा का विषय है।
आप कह रहे हैं कि हम साजिश कर रहे थे। आपने देखा होगा बिहार में पिछले 24 घंटे में तेजस्वी यादव के घर के आसपास, जिसके अंदर पूरा देश जानता था, आपके मीडिया भी दिखा रहे थे कि उनके आवास पे उनके अपने विधायक, उनके महागठबंधन के विधायक बैठे हुए हैं। लेकिन 2:30 बजे रात को भी पुलिस वहां पे बड़ी संख्या में आकर क्या कर रही थी, वहां से कैसे विधायक को उठाकर ले जाती है। ये साजिश की जो बात करते हैं ना, डराने धमकाने का जो बात या संकेत मिलता है, उसका पूरा खुलेआम एकदम निर्लजता से उसका प्रदर्शन किया जाता है। ये सब लोग देखते हैं। सदन के अंदर भी हमारे नेता ने कहा कि चूंकि समाजवादी पृष्ठभूमि से नीतीश कुमार जी है, तो हम उनका आदर पहले भी करते हैं, आप भी आज भी करते हैं। हमने उनके साथ काम किया, लोगों के सामने उन्होंने बोला कि ये बिहार का भविष्य है और काम करके हमने दिखाया। उनकी चिंता क्या हुई, ये जरूरी था या मजबूरी था पाला पलटना, वो तो ये बताएं। हम तो सिर्फ सुधांशु जी से ये पूछ रहे थे, या भाजपा से सिर्फ हमारे नेता ने ये पूछा कि जो मोदी जी गारंटी देते हैं, क्या यह गारंटी दे पाएंगे कि वो अगली बार पाला पलटेंगे कि नहीं। तो ये बात जो है 9 बार बदलने की बात है। हमने उनके साथ जो 17 महीने काम किए, वो बिहार के हित में काम किए, बिहार के युवाओं के लिए काम किए। बिहार के विभिन्न विभाग जो हमारे पास था, उसका अगर एक आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हमने उसमें एक उम्मीद जगाई, और यही चर्चा लोकमत में है। नवल जी, वही हमारा मैं तो कहती हूँ, नवल जी सुनिए ना, मैं तो कहती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे साथ एक बार सुधांशु जी को दिखा दीजिए और एक तरफ दिखा दीजिए अतुल लोंढे पाटिल साहब को। आप दोनों से मैं एक एक प्रश्न करूंगी, ईमानदारी से उसका जवाब दे दीजिएगा। आपने कहा था ना अतुल साहब की जनता है, ये सब जानती है, वो जनता खुद ही समझ जाएगी। अगर मेरे सवाल से आप भागेंगे तो जनता समझ जाएगी कि दाल में कुछ काला है, यानी दूध में पानी मिला हुआ है, वरना वो समझ जाएंगे कि सब शुद्ध है। चलिए सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे है, क्या अशोक चव्हाण जी को बीजेपी अपने टिकट पर राज्यसभा पहुंचाने वाली है? अशोक चौहान जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, तो इस प्रश्न का भाजपा से पूछने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। अभी तो एक कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, तो कांग्रेस के लोग इस पर जवाब दे सकते हैं क्या परिस्थिति थी और किन कारणों से छोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है, जनता पर सोचते हैं, छोड़ते हैं कि वो क्या समझते हैं। अतुल जी, अब आपके पास आती हूँ। संजय निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता की कार्यशैली से उन्हें शिकायत थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जानकारी दी थी। क्या आप टीवी पर बता सकते हैं कि वो कौन से महाराष्ट्र के नेता हैं जिनकी कार्यशैली को लेकर उनकी शिकायत थी, और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आखिर अपने नेताओं की क्यों नहीं सुनता है? अगर उनकी शिकायत रहती है तो उसका निवारण क्यों नहीं करता है? अंजना जी, इसका जवाब तो मेरे देने से पहले सम्माननीय अशोक चव्हाण साहब ने पहले ही दे दिया है। उन्होंने कहा मैं किसी के खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी से मैं नाराज होकर नहीं जा रहा हूं, मेरे अपने कारण है। मैंने आज कल तक ईमानदारी से कांग्रेस में था, ईमानदारी से कांग्रेस का काम किया। मुझे आज इस क्षण में ऐसा लग रहा है कि मैं अभी नया मैंने कुछ सोचना चाहिए, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी के सदस्यत्व से इस्तीफा दे दिया। ये तो उन्होंने कह दिया, मुझे कहने की बात नहीं। लेकिन एक बात आपने जो कही वो मैं थोड़ा सा उसको बता दूं। आपने कहा तू तड़ाक की बात, सही बात है। आपके देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में तू तड़ाक से बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री 10 साल के बाद जो भाषण देते हैं पार्लियामेंट में, उसमें 60 साल पहले जो देश के पहले प्रधानमंत्री है, उनका कुछ तो योगदान रहा होगा। उनके बारे में जिस तरह से बात करते हैं, उनके बारे में जिस तरह से झूठ फैलाते हैं, तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में तू तड़ाक से बात नहीं करना चाहिए। आप अबू धाबी में खड़ी है, बहुत खुशी होती है जब वहां पर हमारा मंदिर बन रहा है। अबू धाबी एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन उसकी सहिष्णुता देखिए। अब आप दिल पर हाथ रखकर कहिए, आप राम जी के मंदिर में खड़ी और राम जी सत्य की पहचान है। क्या हमारे देश में सहिष्णुता बची है 2014 के बाद? होनी चाहिए सहिष्णुता, बची है क्या? संविधान भी कहता है हमारा। और खुशी बता आपको जवाब लेते हैं सुधांशु जी से कि आपने हमको सुधांशु जी, तीनों प्रश्न का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मंदिर अबू धाबी की सहिष्णुता दिखाता है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम राष्ट्र की सहिष्णुता दिखाता है। वो कह रहे हैं कि 2014 के बाद ये नहीं है हमारे देश में। आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। शायद अतुल जी को पता नहीं है, आजादी के बाद भारत में 3 लाख मस्जिदें बनी है, 3 लाख। और अतुल जी को शायद पता नहीं है, भारत में भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर लैंड जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। यानी सरकार के बाद सबसे बड़ा लैंड ओनर वक्फ बोर्ड है।
और आपने जो कहा, मैं तो इसको दूसरे ढंग से देखता हूं। भारत की सहिष्णुता का तो उदाहरण पूरा है, मगर हमें एक बात याद आती है अंजना जी, हम लोग जब बचपन में राम मंदिर आंदोलन के बारे में सुनते थे तो कहा जाता था जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। जनाब आज देखिए क्या दिन आया है कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूएई यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। हमारे सबसे बेहतर संबंध हैं। और अतुल जी, इसी यूएई ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दिया है। ये वही यूएई है जो पाकिस्तान का सबसे खास माना जाता था, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हमराज, और वो आज मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद दे रहा है और पाकिस्तान के कटोरे में 4 भीख की चीजें भी नहीं दे रहा है। आप सोचिए कि आप लोगों ने जिन प्रवृत्तियों को भारत में पाला, यदि हमने अपना विषय ईमानदारी से रखा होता तो सिर्फ, और ये आज की बात नहीं है, योग को भी उसने मान्यता दी है, 40 मुस्लिम देशों ने मान्यता दी है, और ये वो यूएई है जिसके अंदर आपने बिल्कुल सही कहा, एक नई विचार आ रहा है। यहाँ के जो प्रिंस जायद है उन्होंने किया है, इवन मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने भारत के साथ व्यापार की बात की है, वहां पर एक नया विचार आ रहा है। मगर हमारे यहाँ सोचिए, वहां पर तो बदलाव आ रहा है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। हमारे आप लोग लड़ते थे जब मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त की। मेहरम की परंपरा उन्होंने समाप्त कर दी। जब हमने समाप्त किया आप कहते थे मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं वास्तविकता में भारत का असली स्वरूप अब उभर के आ रहा है, और मुस्लिम समाज के साथ जितना नुकसान कट्टरपंथियों ने किया उससे ज्यादा सेकुलर पंथियों ने किया है, और अब दोनों का चेहरा बेनकाब होता चला जा रहा है। चलिए बात करते करते देखिए सुधांशु जी, घनघोर बारिश हो रही है रेगिस्तान में। ये बारिश है, ये वाले हिस्से में हम लोग आ गए हैं, जरा आपको दिखाते हैं हमारे लिए। यहाँ इधर आ जाइए, 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 इधर आ जाइए महेश, इधर आ जाइए। हाँ, यहाँ से अब बुलेटिन करना पड़ेगा क्योंकि घनघोर बारिश यहाँ पर शुरू हो गई। एक बार नजारा दिखा दीजिए, पानी में दिखेगा कि किस तरह की बारिश हो रही है। हम लोग मंदिर के इस हिस्से में आए हैं ताकि बचकर यहाँ से बुलेटिन करें, लेकिन ये भव्य नजारा है जिसमें विश्व में भारत का डंका बजते हुए आप देख रहे हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच अबू धाबी में गंगा यमुना सरस्वती को बहते हुए आप देख रहे हैं, और उसी के साथ ये वही हिस्सा है जहां पर गंगा जी इस तरफ पूरा दिखा रही है, और ये बनारस का घाट यहाँ पर पूरा बनाया गया है, वाराणसी का घाट। घनघोर बारिश अबू धाबी में मंदिर के यहाँ पर इनॉग्रेशन के पहले, उद्घाटन के पहले आप देख रहे हैं जबरदस्त बारिश यहाँ पर हो रही है। एक बार आनंद दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, आपके लिए तो बहुत ही मतलब खूबसूरत लम्हा ये होगा, क्योंकि आप लोग राम मंदिर को भी लेकर उतने ही उत्साहित दिखाई देते थे। अब यहाँ पर अबू धाबी में देखिए हिंदू मंदिर, उधर अशोक चव्हाण निकल गए हैं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। अंजना जी नमस्ते। सभी देशवासियों को बधाई है कि अबू धाबी में इतना भव्य मंदिर बन रहा है, और आप भाग्यशाली हैं जो दर्शन कर रही हैं। हम लोग भी जरूर वहां जाएंगे। देखिए, अशोक चव्हाण जी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, CWC के जो सबसे बड़ा पद होता है कांग्रेस उसके सदस्य हैं। लेकिन आज उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया। कोई शायद ही होगा ये कह देगा कि कांग्रेस ने उन पर अन्याय किया। अगर कांग्रेस ने उन पर अन्याय किया तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो राजनीति में कुछ बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसा अन्याय हम सभी पर हो, हम सब ऐसी प्रार्थना करेंगे। खैर, वो अलग बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले कहा था कि मैं विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहता हूं। हो गई है शुरुआत, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय अंजना जी मैं कहूंगा इंडिया टुडे और सी वोटर्स का सर्वे सामने आया। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद ये पसंद आया होगा, क्योंकि अभी भी 26 और 22, 26 महाविकास आघाड़ी और 22 एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में बातचीत कर रहे होंगे। कितना भी जुगाड़ कर लिया जा रहा है, पार्टियों को तोड़ दिया जा रहा है, मरोड़ दिया जा रहा है, फिर भी हम 22 पर ही हैं और वो लोग 26 पर हैं। चलो अब कांग्रेस को भी तोड़ देते हैं। आपने शिवसेना तोड़ा। एक काउंटर क्वेश्चन है। आप तो मुस्कुराता हुआ चेहरा रखते हैं, आप तो सवाल पूछने पे नाराज कम ही होते हैं, इसीलिए मैं जुर्रत कर रही हूँ आपको बीच में टोक के पूछने की।
कब तक मतलब आप आईना साफ करते रहिएगा? अगर धूल चेहरे पे है तो चेहरा पोंछना होगा। एक के बाद एक नेता हर राज्य में, हर जगह। मिलिंद देवड़ा पर कौन सा केस चल रहा था कि वो चले गए? अगर आप बाबा सिद्दीकी को चलिए, फिर भी आप मामला 10 उनसे जोड़ दीजिए। आप नीतीश कुमार का एग्जाम्पल लीजिए, वो क्यों चले गए? आखिर उनकी वजह क्या थी? सवाल यह है कि इंडिया टुडे का एक सर्वे आता है, सर्वे कुछ कहता है आप जीत रहे इसलिए तोड़ना, लेकिन नेता आपके जाते क्यों हैं? अगर ऐसी शिकायत संजय निरुपम कर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ऐसी शिकायत शिंदे गुट के कई नेताओं ने की थी जब वो उद्धव ठाकरे के बारे में बोल रहे थे कि उद्धव जी हमारी बात नहीं सुनते थे, हम लोग की वैचारिक जो करीबी है वो बीजेपी के साथ है। अब आज यही सवाल है। संजय निरुपम लिख रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने कई बार शिकायत की थी यहां पर एक नेता को लेकर, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तो शीर्ष नेतृत्व को अपने नेताओं को सम्मान देकर उनकी बात सुननी भी तो होगी। एक के बाद एक आप नेता खोते रहे और बस कहते रहे ये तो बीजेपी ने किया है, बीजेपी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मतलब बीजेपी ऐसी हो गई है कि सारे नेताओं को चुरा ले जा रही है और आप लोग समझ नहीं पा रहे। अंजना जी, आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है कि बार बार शिकायत कर रहे हैं और उन पर अन्याय हो रहा है। जो नेता CWC का वर्किंग कमेटी का सदस्य वर्तमान में हो, जो नेता प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हो, सांसद विधायक कई बार रह चुका हो, मुख्यमंत्री रह चुका हो, अब आप क्या बनना चाहते हैं बताइए? आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहते हैं? आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहते हैं? किस नेता से आपकी प्रॉब्लम है? अगर नाना पटोले जी इस समय प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आप पहले रह चुके हैं तो एक दिन वो भी पूर्व हो जाएंगे। ये तो जीवन है ना, कोई परमानेंट तो बन के आता नहीं। बड़े आसान होता है ये कह देना कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम बार बार आला कमान को कह। अरे भाई, हर पद तो आपको विभूषित कर दिया गया। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं पहले नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, बाद में उनको अपने पास लेती है। आपको याद होगा 4 दिन पहले ही श्वेत पत्र आया था संसद भवन में, सदन में, और उसमें बकायदे आदर्श घोटाले का जिक्र था। और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल वो बीजेपी भी ज्वाइन कर लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और दुनिया हमसे पूछती है, अरे भाई दुबे जी बताइए आपका कुनबा बिखर क्यों रहा? हमारा कुनबा कहीं बिखर नहीं रहा, हम जहां हैं वहीं हैं। ठीक है, कुछ लोग दबाव तंत्र के तहत किसी और कारण से यदि पार्टियों को छोड़कर जाते हैं तो जनता तो कहीं नहीं जा रही है, वोटर तो कहीं नहीं जा रहा। आप नांदेड़ के सबसे बड़े नेता रहे, आपके कहने से वहां विधायकों को टिकट दिया जाता है, आपके कहने से वहां नगर सेवक का टिकट दिया जाता है, और इतना सब देने के बाद यदि आप नाराज हो जाते हैं और आप कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो आप स्वयं बताइए आप क्या बनना चाहते थे? दुबे जी, आपने अपने आनंदित चेहरे से समझा दिया। सारी गलती, सारा कसूर अशोक चव्हाण का है कि वो कांग्रेस को छोड़ गए हैं। सारी गलती उनकी है, आप यही मानकर चलिए। हर राज्य में कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का आप कह रहे हैं कि वो कराती है, लेकिन उनको तो फायदा ही दिख रहा है। आप अपनी पार्टियों के इस भागम भाग को रोक नहीं पा रहे, ये आपकी सबसे बड़ी सच्चाई है। फेविकॉल का एक ऐसा जोड़ खोजना पड़ेगा विपक्षी गठबंधन में नेताओं को, जिससे वो कम से कम 24 तक तो चिपके रहें एक दूसरे के साथ, जो हो नहीं पा रहा। रुकिए सर, अब रुकिए। ब्रिजमोहन जी से जल्दी एक कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगी। ब्रिजमोहन जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। ब्रिजमोहन जी, देखिए ये आरोप सब पर लग रहा है कि चाहे वो अजित पवार हो, आप तो उन्हीं के गुट के हैं, सारे नेताओं, सारे किसी न किसी लालच, लोभ या डर की वजह से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि भयबिन होए ना प्रीत। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। यही सवाल सीधा सुधांशु जी के पास लिए चलते हैं। सुधांशु जी, आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं या तो भय की वजह से या लोभ, लालच, जिसकी वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप कहते हैं कि हमारे पास ताकत है, हम ही जीत रहे हैं, तो लालच, लोभ या भय, इन तीनों की ताकत पर आप सबको खींच रहे हैं। मैं संक्षेप में इनको जवाब दे देता हूं। श्री अशोक चौहान कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस छोड़ने वाले 5वें मुख्यमंत्री, और ये 5 कद्दावर नेता थे। कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब, कोई केस चल रहा था क्या उनके ऊपर? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, विजय बहुगुणा उत्तराखंड में, किरण कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश के एक सीएम, और अब ये महाराष्ट्र के एक सीएम। अतुल जी और आनंद जी दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, जनाब आपने कहा कि कुनबा आपका बिखर क्यों रहा, कारण जानते क्या है?
सिर्फ कुनबा परस्ती के चक्कर में कुनबा बिखर रहा है। कुनबा परस्ती समझते हैं ना, परिवारवाद, सिर्फ मैं और मेरा कुनबा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। हम पार्टी को परिवार मानते हैं, आप परिवार को पार्टी मान लेते हैं, और इस कारण से लोग घुटन महसूस करना शुरू कर देते हैं। अन्यथा मैंने जिन 4 मुख्यमंत्रियों के नाम बताए, बताइए इनमें से किसके खिलाफ था और क्या कारण था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कोलिको पुल अरुणाचल के सीएम थे, और यह कांग्रेस की सरकार के समय की बात है। एक्स सीएम जिन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी, उनका रिकॉर्ड पे बयान है कि 2 साल तक वो समय मांगते रहे राहुल जी और सोनिया जी से। 2 साल तक अरुणाचल के सीएम को समय नहीं मिला। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बताया कि राहुल गांधी जी ने 6 महीने के बाद समय दिया और वो बिस्कुट खिला रहे थे। चलिए आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं कि वो बयान सही है नहीं है, पर कोलिको पुल ने तो 2 साल तक समय नहीं मारा, इसकी बात कही गई। तो मैं बता दीजिए मान्यवर, ये आपके मैंने 5 चीफ मिनिस्टर्स की बात, और जो आपको छोड़ के चला जाता है वो सीएम बन जाता है। पवार साहब ने छोड़ा कांग्रेस, महाराष्ट्र में बड़े नेता बन गए। ममता जी ने छोड़ा कांग्रेस में, कांग्रेस खत्म, ममता जी बंगाल में बड़ी। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्रा में छोड़ा, वो बड़े नेता बन गए, कांग्रेस खत्म हो गई। इसलिए सोचिए कि समस्या क्या है। और जो आनंद जी ने कहा था, शिवसेना में भी यही समस्या थी, यही एनसीपी में समस्या है, और यही विकास आघाड़ी की तीसरी पार्टी कांग्रेस में है। कुनबा इसलिए बिखर रहा है कि कुनबा परस्ती में आप सराबोर हो गए। नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर मैं उनका रिएक्शन लेना चाहती थी। नवल किशोर जी हैं क्या हमारे साथ? खबर ये आ रही है कि जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर की तरफ से पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उसके मुताबिक 5 करोड़ रुपए पहले देने, 5 करोड़ रुपए बाद में देने का ऑफर दिया गया था। लेकिन बृजमोहन जी अब हमारे साथ जुड़ गए। बृजमोहन जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। आज आप लोग साफ कर ही दीजिए, क्योंकि बार बार कोट किया जाता है कि अजित पवार पर तो सीधा पीएम ने मध्य प्रदेश में हमला बोला था। तो बार बार यही आरोप लग रहा है कि डर कर चले गए एनडीए की तरफ, जो अशोक चव्हाण भी कर रहे हैं, इनका आरोप। शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस पर मैं आपका रिएक्शन जल्दी से लेना चाहती हूँ आपसे अतुल लोंढे पाटिल साहब। इसका जवाब आपको देना चाहिए। अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, तो कितना गंभीर है ये? अगर वाकई मतलब जेडीयू बीजेपी के आप उन पर आरोप लगाते रहते हैं कि वो विधायकों को इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, सरकारें ये नहीं होने दे रहे हैं, अगर ये आरोप लगता है और जेडीयू के ही विधायक फोन ऑफ करके इनकम्युनिकेटिव थे, इस तरह का आरोप लग रहा है एफआईआर में, तो ये तो गंभीर समस्या है। फिर आप किस मुंह से उधर उंगली उठाएंगे? 50 खोखे का आरोप महाराष्ट्र में भी लगा था और हमने नहीं लगाया था। बच्चू कडू जो इनके गठबंधन में है और रवि राणा जो इनके साथ में है, नवनीत राणा के हस्बैंड, वो दोनों के बीच का तकरार और दोनों के बीच का झगड़ा सारे देश ने देखा है। लेकिन मैं सुधांशु जी के एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये आरोप करते हैं कुनबा परस्ती का, ये आरोप करते हैं परिवारवाद का, ये आरोप करते हैं भ्रष्टाचार का। जब आप गठबंधन कर लेते हो तो वो सही हो जाते हैं। आपने अकाली दल से किया, आपने पीडीपी से किया, आपने एसपी से किया, आपने बीएसपी से किया, आपने शिवसेना से किया। आपने ऐसा कोई कुनबा परस्त पार्टी नहीं है, जो परिवार जो मुखिया है उस पार्टी का, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ आपने गठबंधन नहीं किया है, तो वो आपके लिए सही हो जाते हैं। आपके यहाँ 40 परिवार है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? एक सेकंड अतुल जी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? एक सेकंड अतुल जी, अरे सर एक सेकंड, क्योंकि अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुधांशु जी से मैं कमेंट लूंगी इसके बाद। अतुल जी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? या फिर आप बस एंड तक ऐसे ही बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, बीजेपी की वजह से जा रहे हैं, बीजेपी के डर से जा रहे हैं, यही सब बोलते रहेंगे? या आपकी कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि खबर आ रही है कि एमपी, छत्तीसगढ़, कई जगहों पर ऐसे कई नेता हैं आपके जो हो सकता है आने वाले वक्त में उधर चले जाएं। देखो, तथ्यों के साथ जनता के सामने सच्चाई रखना, ये पहली स्ट्रेटेजी है। और दूसरी स्ट्रेटेजी, हम 5 न्याय की बात करते हैं। हम जनता को रोजगार देने की, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। हम किसानों के कर्जा माफी की, किसानों के उत्पाद को जो है वो दाम देने की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि दुगना कर देंगे और फिर किसानों पे टैक्स लगा देंगे, हर चीज पर टैक्स लगा देंगे, आय दुगनी करेंगे, काले टैक्स लाएंगे, हम किसानों को आगे बढ़ाएंगे और A2+ FL लगा देंगे, C2 नहीं देंगे। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूला दिया था, धोखा नहीं करेंगे।
धोखा नहीं किया है। हमने जहां जहां गारंटीज की बात की है वहां गारंटीज दी है। हम श्रमिकों की गारंटी की बात करते हैं, हम महिलाओं की गारंटी की बात करते हैं, हम ये जो 5 न्याय की बात करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रेटेजी है, हमने करके दिखाया। जैसा अभी 17 महीने की बात चल रही थी, उसके पहले जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पैसे नहीं है, रोजगार कहां से दोगे। फिर जब वो उनको छोड़कर आ गए, उनको छोड़कर आने के बाद जब फिर आरजेडी के साथ सरकार बनी, कहां से नौकरियां दी? यानी देने की मंशा नहीं है। ये कुछ मित्रों के लिए, कुछ बड़े व्यापारियों के लिए। अब सुधांशु जी आप इन आरोपों का जवाब दीजिए। अब आप इन आरोपों का जवाब दीजिए, वक्त की कमी है। अब सुधांशु जी इन सवालों का जवाब देंगे। देखिए, जहां पर कोई राज्य हो, बिहार में नीतीश कुमार आए, आरोप लगा आपकी वजह से हुआ, मिलिंद देवड़ा जाए, अशोक चव्हाण आए, क्या वजह है? क्या और ये सवाल पिछली बार भी आप लोगों जब चुनाव के वक्त जा रहे थे और कई राज्यों में हुआ है, कहते हैं कि दूसरे पार्टी के नेताओं को लाते हैं, पैराशूट लैंडिंग करा देते हैं उनको आपके लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि हम सामने वाले अपने दुश्मन, जो भी हमारा ओपोनेंट टीम है, उसको हम तोड़ने में कामयाब हो गए। ये चाहे वो नेता आपके कितने काम का है नहीं है, गठबंधन कितने काम का है नहीं है, पर आपके लिए सबसे बड़ा किक ये होता है कि हमने सामने वाले को तोड़ दिया, इसीलिए आप पर आरोप लगता है। सुधांशु जी देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं अतुल जी से, जो उन्होंने पहली बात का उनका जवाब दे दे, जो उन्होंने कुनबा की बात कही। जब हमने अकाली दल से गठबंधन किया था 96 में, अकाली दल में कोई कुनबा परस्ती नहीं थी, प्रकाश सिंह बादल जी ही थे। जब हमने शिवसेना से गठबंधन किया था, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी थे, वहां कोई कुनबा परस्ती नहीं थी। जदयू में कोई कुनबा परस्ती नहीं थी। जब हमने बसपा से 95 और 97 में गठबंधन किया, काशीराम जी थे, कोई कुनबा परस्ती नहीं थी। जनाब, जब वो कुनबा परस्ती में आते चले गए तो आपके कुनबे की तरफ जाते चले गए, ये हकीकत थी। और जो अंजना जी आपने पूछा, तोड़ने की बात आपने कही, हम तो कहना चाहते हैं कोई तोड़ता नहीं है, आदमी खुद ही टूट जाता है। इनकी पार्टियों की स्थिति यह है कि स्वरूप धरे जीने के लिए और बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और इसलिए इन जनता से ये कह रहे हैं, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। और सीरियस नोट पे एक बात कहता हूं, अगर तोड़ने की बात होती, सबसे लंबे समय तक भाजपा विपक्ष में रही है, सबसे लंबे समय तक। और भाजपा भारत के इतिहास की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है। 1951 से लेकर आज तक के 73 साल में एक बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ हमारा। और बाकी सब पार्टियां, कांग्रेस 138 साल के इतिहास में, मतलब मैं ब्रिटिश टाइम से 1885 जोड़ लीजिए अतुल जी, कोई 25 साल बता दीजिए कांग्रेस से डिवाइड हुई हो। 1885 बन के 1907 सूरत में नरम दल गरम दल विभाजित हुई, उसके बाद हर 20 साल में डिवाइड होती रही। आपका इतिहास टूटने का है। अगर तोड़ना होता तो आप हमको तोड़ पाए होते। तोड़ता आदमी कोई दूसरे को नहीं तोड़ पाता है जब तक अंदर का जोड़ मजबूत रहता है। जब अंदर के जोड़ के अंदर कोई खोट होती है तो टूटन खुद ब खुद हो जाती है। सुधांशु जी, सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। देखिए, आने वाले वक्त में क्या होता है उसी से तस्वीर साफ होगी धीरे धीरे। लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। लेकिन हम मौजूद हैं अबू धाबी में, और ये वक्त कैसे आपको शाम के इस खूबसूरत पहर में नजारा बिना दिखाए हम चले जाएं, तो अब अबू धाबी में हम आपको हिंदू मंदिर का पूरा नजारा दिखाते हैं। शुरुआत यहां से लेकिन करते हैं। ये वो हिस्सा है मंदिर का जहां पर आप देख रहे हैं गंगा जी का पूरा एक बहाव गंगा जी का बनाया गया है, और ये पूरा इस तरह घाट बनारस का सजाया गया है। शाम के पहर में जो श्रद्धालु यहां पर आएंगे वो इस तरफ दिखाइए। ये देखिए, ये जो घाट की सीढ़ियां हैं, ये जो घाट की सीढ़ियां हैं उस पर लोग यहाँ पर शाम के पहर में इधर बैठ जाएंगे। अब यहाँ से आपको भव्य नजारा दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे 7 कुल शिखर हैं इस खूबसूरत से मंदिर में। बाहर में देखिए पिंक सैंडस्टोन, राजस्थान का जो गुलाबी बलुआ पत्थर है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अंदर में देखिए, अंदर की पूरी कारीगरी की गई है सफेद संगमरमर में, व्हाइट मार्बल में। और फिर शिखर का वो नजारा आपको दिखाते हुए चलते हैं इधर से। ये सामने में गंगा यमुना जी आप बहते हुए देख रहे हैं। 7 शिखर हैं, जिसमें एक यहाँ पर जो शिखर है उसमें शिव जी, पार्वती जी हैं। तो एक शिखर के अंदर जो मूर्तियां हैं वो भगवान राम की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की लगी हुई हैं। और ऐसे ही कुल 7 शिखर हैं, जिनमें एक प्रभु जगन्नाथ की है, जहां पर रथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा की जो तस्वीरें हैं वो उकेरी गई हैं पत्थर पे। वहीं फिर तिरुपति बालाजी का और पद्मावती जी का है, वहां पर भी तस्वीरें उकेरी गई हैं। अयप्पन जी का वहां पर मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, और वहां पर महाभारत और गीता के जो अलग अलग अध्याय हैं उनको 27 एकड़ में ये पूरी जो
जमीन है, जो पूरा मंदिर है वो 27 एकड़ में बना हुआ है। लगभग 13.5 एकड़ में सिर्फ मंदिर का परिसर है। पार्किंग का और आगे का एरिया 13.5 एकड़ है। और इसलिए कहते हैं कि एक मुस्लिम राष्ट्र में आप देख रहे हैं कि एक मुगल राजा, एक मुस्लिम राजा, माफ कीजिएगा, एक मुस्लिम राजा इतनी बड़ी जमीन देता है एक हिंदू मंदिर के लिए। और भारतीयों के लिए इससे बड़ी शान की बात कोई नहीं हो सकती है। बड़े तादाद में लोग यहाँ पर हैं। बहरहाल ये मंदिर का नजारा हम आपको दिखाते रहेंगे। नॉनस्टॉप कवरेज आज तक पर चलता रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।